गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन विद्युत ऊर्जा पढ़ चुके हैं। उसमें अपन ने ये 3 फॉर्मूले जनरेट करें। एक तो I²RT, एक अपन ने लिया था उसका VIT एंड वन मोर V²/R×T, है ना। मिसलेनियस टॉपिक लगे। रेजिस्टेंस को भी अपन ने रोक रखा है ना। रेजिस्टेंस को रोक कर ये टॉपिक अपन ने लिए। अब सब इससे रिलेटेड एक और टॉपिक है, ये है इलेक्ट्रिक पावर यानी विद्युत शक्ति, है ना। इलेक्ट्रिक पावर क्लियर। इसको तो इक्वेशन नंबर 1 इन पेंडिंग जो P, ये मैंने आपको कल भी समझा दिया था कि ये जो टॉपिक्स अपन पढ़ रहे हैं ये तुल्यता है। 11 में अपन ने यही चीजें यांत्रिक के नाम से पढ़ी, जैसे यांत्रिक ऊर्जा। अब पढ़ी हमने विद्युत ऊर्जा। 11 में पढ़ा हमने यांत्रिक शक्ति, अब हम पढ़ रहे हैं विद्युत शक्ति। मीन भी सेम ही है। जो कार्य आप यांत्रिक रूप से कर सकते हो वो कार्य विद्युत यानी इलेक्ट्रिक द्वारा भी पॉसिबल है। इसकी डेफिनेशन ध्यान से समझना आप। इसकी डेफिनेशन में छोटी सी एक बात है ना। ये फॉर्मूले तो अपने लेट काम आएंगे। विद्युत ऊर्जा की दर या विद्युत ऊर्जा क्षय की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। यानी रेट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी और रेट ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर यानी विद्युत शक्ति। तो P इज इक्वल टू W/T। अब मैं दोनों का भी मतलब भी समझाऊंगा आपको, है ना। W का मान बाई 1 है ना, तो बाई इक्वेशन 1 ये अपन ने कल पढ़ ही लिया था, है ना। इलेक्ट्रिक पावर P बराबर T से डिवाइड करेंगे तो I²R ले जाएगा। T से डिवाइड करेंगे तो यहाँ VI ले जाएगा और T से डिवाइड करेंगे तो यहाँ V²/R। तो इलेक्ट्रिक पावर के ये तीनों फॉर्मूले हो गए। W का मान अपन ने रख ही दिया, है ना। W का मान अपन ने इक्वेशन 1 से रख दिया इलेक्ट्रिक एनर्जी का। अब मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने डेफिनेशन में बोला कि विद्युत ऊर्जा की दर और विद्युत ऊर्जा क्षय की दर। थोड़ा सा कूल होकर सुनना। पहली बात तो विद्युत ऊर्जा की कैलकुलेशन भी इन्हीं फॉर्मूले से करनी है और विद्युत ऊर्जा क्षय लॉस ऑफ पावर की कैलकुलेशन भी इन्हीं फॉर्मूलों से करनी है। अब मैं आपको इसे कैसे समझाऊं, देखो। अब मैं मात्रक वगैरह में की बजाय आपको ऐसे समझाता हूं। जैसे आप एक मिक्सी लेने गए बाजार में, है ना, या कुछ भी आटा चक्की लेने गए, ठीक है। अब जैसे आपने मिक्सी ली, मिक्सी लेने गए, समझना सब बात को ना। तो दुकानदार ने आपके सामने 3 मिक्सी रख दी। एक 250 वाट, एक 500 वाट, एक 750 वाट। उसी चीज को समझा रहा हूं मैं। अब स्वाभाविक रूप से इनमें सबसे कमजोर मोटर 250 वाट की और सबसे पावरफुल मोटर 750 वाट की। तो ये तो आपको डायरेक्ट दिख ही रखा है कि कौन पावरफुल है ना। लेकिन इसी के पीछे एक चीज ऐसी भी है जो आपको नहीं दिख रही। अब वो चीज क्या है मैं आपको बताता हूं। ये तो पावर है, तो मैंने कहा विद्युत ऊर्जा की दर।
अब इसी के पीछे जो दूसरी बात है वो आपको नहीं दिख रही, वो मैं बताता हूं। विद्युत ऊर्जा क्षय की जाती है। ये मिक्सी आप लाते हैं तो 1 घंटे में यह आपको कितना विद्युत खर्च पैदा करेगी? 250 वाट का। और ये मिक्सी आप लाते हैं तो ये 1 घंटे में 750 वाट का विद्युत खर्च देगी। तो खर्चा किसमें ज्यादा है? तो पावर इसकी ज्यादा है। इसी का मतलब ये भी है कि खर्चा इसका ज्यादा है। तो एक ही शब्द के दो अर्थ हैं। जैसे 200 वाट का बल्ब 200 वाट का है, अच्छा प्रकाश देगा, लेकिन उसी का एक मतलब ये भी है कि वो 1 घंटे में 200 वाट बिजली खा जाएगा। तो सब मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो, मैं विद्युत शक्ति की कैलकुलेशन भी इन्हीं से करूंगा और शक्ति क्षय की कैलकुलेशन भी इन्हीं से करूंगा, है ना? तो आप ये ध्यान रखना था, शक्ति और शक्ति क्षय दोनों के फॉर्मूले कॉमन है, वो मैंने वहां पे डिटेल में समझा ही दिया, है ना? इफ V is equal to 1 volt and I is equal to 1 ampere, then P बराबर 1 volt into 1 ampere is equal to 1 watt, है ना? यानी 1 वोल्ट विभवांतर पर 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो तो विद्युत ऊर्जा की दर को यानी विद्युत शक्ति को 1 वाट कहते हैं। इसके अन्य यूनिट भी हैं, अदर यूनिट। तो अदर यूनिट में जैसे आपका हॉर्स पावर 1 HP 746 वाट, मेगावाट जैसा आप सुनते हो ना, थर्मल इतनी बिजली पैदा करता है, या कोई भी इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई स्टेशन के लिए सुनते हो आप, जैसे जहाँ भी बिजली बनती तो साहब वहाँ इतनी बिजली बनती है, इतने मेगावाट। तो इसका मतलब सब पावर ही क्रिएट करते हैं, पावर ही बनाते हैं ना। मेगावाट यानी 10 की पावर 6 वाट, किलोवाट यानी 10 की पावर 3 वाट। तो ये अन्य मात्रक हैं, आपने जनरली सुन भी रखा होगा, जैसे फला मोटर है इतने वाट की पावर है ना, और फला जगह इतनी बिजली पैदा होती है, तो वो वाट मेगावाट में बता, ये इसके अन्य मात्रक है। अब कुछ छोटी छोटी इंपॉर्टेंट व्यवहारिक बातें समझ लें। व्यवहारिक बातों में पहली व्यवहारिक बात, बल्ब पर अंकित, जैसे कोई बल्ब देखोगे आप, उस पर लिख रखा होगा 220 वोल्ट 100 वाट। कोई भी चीज, जैसे आप टीवी लेने जाओ, आप मिक्सी लेने जाओ, आप आटा चक्की लेने जाओ, कोई भी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट लेने जाओ या इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक दोनों पर ये दो चीजें लिखी होंगी, है ना? इन दो चीजों से सब पता पड़ जाता है, सब जो भी आप चाहो। मैं आपको 1-2 न्यूमेरिकल बता दूंगा, आप उससे सब चीजें जानकारी में आ जाती हैं। इन दो बातों से हमें सबका पता चल जाता है। ये क्या कहना चाह रहे हैं सर? ये बल्ब जिस पर लिख रहा है 220 वोल्ट 100 वाट, ये यूं कहना चाह रहा है कि मुझे अगर 220 वोल्ट पर उपयोग में लिया गया तो मैं 1 घंटे में कितनी बिजली खा जाऊंगा? 100 वाट बिजली खाऊंगा। समझ में आएगी बात? तो किसी भी इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक पर जो भी आप अब बाजार से लाएं, तो आप देखना, इंडिया में रहते हैं तो 220 240 भी लिखा हो सकता है, जो भी वेरिएशन भी रहता है ना कईयों में, वो वेरिएशन की आपको सुविधा देते हैं। तो कहीं में 240 220 240 भी लिख रहा होगा, यानी वोल्टेज 240 हो जाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसमें ये भी एडवांटेज है। तो ये बल्ब पर अंकित 220 वोल्ट 100 वाट ये बताता है कि इस बल्ब को 220 वोल्ट पर, कम पर नहीं, 220 वोल्ट पर चलाया जावे, उपयोग में लिया जावे, तो 1 घंटे में ये 100 वाट विद्युत शक्ति का खर्च देगा। चलिए दूसरी बात,
दूसरी बात में सर, जैसे घरेलू उपयोग हेतु है ना, तो घरेलू उपयोग के लिए अब ये फॉर्मूला उठाता हूं मैं, P बराबर V²/R। यहां पे एक छोटी छोटी बात ये उठा लिया है ना, क्योंकि घरों में कौन सा क्रम होता है सर? समांतर क्रम। तो क्योंकि घरों में समांतर क्रम के कारण V क्या होगा? नियत। समांतर क्रम किसे कहते हैं? समांतर क्रम जिसमें विभवांतर सदैव समान हो। अपने जरूरत भी पड़ी थी इससे पहले, जब मैंने आपको बताया था, संधारित्र में बताया था कि सब पदार्थ रखने पर धारिता, विद्युत क्षेत्र, विभवांतर, आवेश, ये 5 पद बताए थे। तो वहां भी मैंने आपको समझाया था कि समांतर क्रम में विभवांतर सदैव समान। तो सब घरों में समांतर क्रम के कारण विनियत है, इसलिए P is proportional to 1/R। इसका मतलब आप ये समझें कि उच्च शक्ति क्षय, जैसे गीजर है, हीटर है। गीजर हीटर से आप क्या चाहते हैं? गीजर से आप यही चाहते हो ना पानी जल्दी गर्म करे। हीटर से भी यही चाहते हो जो भी चीज आप उस पर चला रहे हो वो जल्दी से बने, है ना? तो गीजर, हीटर जब विद्युत ऊर्जा का क्षय करेंगे तो ही तो पानी जल्दी गर्म होगा। तो उनको तो बनाया ही किसने है? विद्युत ऊर्जा का क्षय करने के लिए ही बनाया है ना। क्लियर? तो सब गीजर, हीटर आदि में उच्च शक्ति क्षय के लिए प्रतिरोध का मान बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। अगर R उच्च हुआ तो लॉस ऑफ पावर क्या हो गया? कम हो जाएगा, शक्ति का क्षय कम हो जाएगा। और आपकी शक्ति का क्षय कम हो जाएगा तो स्वाभाविक रूप से फिर पानी गर्म कैसे होगा? तो विद्युत ऊर्जा का क्षय ज्यादा होता है तभी तो पानी जल्दी गर्म होता है। तो आप हीटर से तो यही चाहते हैं ना कि विद्युत ऊर्जा का क्षय अधिक हो, और विद्युत ऊर्जा का क्षय अधिक होने के लिए R का मान बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। बहुत अधिक R हो गया तो P का मान कम हो जाएगा, यानी शक्ति का क्षय कम हो जाएगा। दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो आप, अगर R उच्च हो गया तो आप देखो ना, R उच्च हो गया तो I बराबर V/R, यानी यहां से समझो I इज प्रोपोर्शनल टू 1/R। अगर R उच्च कर दिया तो I कम हो जाएगी, और अपन ने कल पढ़ाई है H इज प्रोपोर्शनल टू I²RT, अपन ने कल वाले लेक्चर में पढ़ा है ना। तो I जितना ज्यादा हो उतनी ऊष्मा ज्यादा उत्सर्जित होगी, और जितनी ज्यादा ऊष्मा उत्सर्जित होगी स्वाभाविक है पानी उतनी जल्दी गर्म होगा, प्रेस उतनी जल्दी गर्म होगी। तो सब ये बताता है कि हम तो ये सोचते थे कि वास्तव में गीजर, हीटर वगैरह का प्रतिरोध अत्यधिक उच्च होता होगा। ये कहता है उच्च तो है पर अत्यधिक उच्च नहीं हो सकता। अत्यधिक उच्च होते ही तो फिर शक्ति का क्षय क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर सर? तीसरी बात, अब तीसरी बात इतने डिटेल में तो नहीं, बस मैं ऐसे बता देता हूं। शक्ति का संयोजन है ना, शक्ति का संयोजन। शक्ति के संयोजन में अगर आपने उपकरण श्रेणी क्रम में जोड़ रखे हैं तो श्रेणी क्रम में तो शक्ति का तुल्य शक्ति कितनी होगी? 1/P1 1/P2। अपने सिलेबस में नहीं है सब, डायरेक्ट बस अब इतनी जब बातें कर रहे थे इतना सभी जान लें। श्रेणी क्रम में शक्ति का क्षय कम होता है क्योंकि श्रेणी क्रम में तुल्य शक्ति 1/P बराबर। अगर समांतर क्रम की बात करें, हमारे घर में तो सब किसमें लगे हुए हैं? हमारे घर में ये पंखे, बल्ब, ये आपका रेफ्रिजरेटर, जितनी भी चीजें आप घर में लगाते हो समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में तुल्य शक्ति P बराबर P1 प्लस P2 प्लस, है ना। तो समांतर क्रम में तुल्य शक्ति ज्यादा, तो हमारे घर में तो शक्ति का क्षय ज्यादा होता है क्योंकि समान श्रेणी क्रम में लगा नहीं सकते।
समांतर क्रम में विभवांतर नियत होता है और सबको 220 वोल्ट चाहिए, तो लगाना तो समांतर क्रम में ही पड़ेगा और उसमें शक्ति का क्षय। एक सब छोटी सी बात जो न्यूमेरिकल में काम आएगी, आप विद्युत खर्च, ये न्यूमेरिकल आपने किए भी होंगे 10वीं वगैरह में, है ना, तो बस उसी के संदर्भ में बता रहा हूं। विद्युत खर्च की गणना यानी कैलकुलेशन किलोवाट आवर में होती है। जब भी आपको विद्युत खर्च कैलकुलेट करना हो तो किस में करोगे? KWH में, किलोवाट आवर। अब जैसे मान लीजिए V वोल्ट विभवांतर पर, है ना, I एम्पियर धारा स्मॉल t घंटे तक प्रवाहित हो, तो विद्युत खर्च, है ना, V वोल्ट विभवांतर पर I धारा, तो वोल्ट इंटू एम्पियर, वोल्ट इंटू एम्पियर तो हो गया वाट, t घंटे तक तो ये हो गया वाट इंटू घंटा, है ना। जबकि विद्युत खर्च का कैलकुलेशन किसमें करते हैं? किलोवाट आवर में। इसलिए विद्युत खर्च इज इक्वल टू VIT अपॉन किसका भाग दे दूं? 1000 का, तो आ जाएगा किलोवाट आवर, वाट इंटू आवर, है ना। दोबारा समझ लेते, मैं कह रहा हूं ये तो सवालों के लिए जरूरत है, न्यूमेरिकल जब करेंगे। विद्युत खर्च की कैलकुलेशन किलोवाट आवर में की जाती है। यदि V वोल्ट विभवांतर पर I करंट T स्मॉल t आवर तक फ्लो हो, प्रवाहित हो, तो विद्युत खर्च VI, तो वोल्ट इंटू एम्पियर, वोल्ट इंटू एम्पियर तो हो गया वाट, t आवर में, घंटे में, तो वाट इंटू आवर। जबकि खर्च की गणना किसमें करते हैं? किलोवाट आवर में, तो मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया, 1000 से डिवाइड हो गया, 1000 उधर मल्टीप्लाई कर दिया, उस 1000 को मैंने क्या लिया? किलोवाट आवर। तो विद्युत खर्च आ गया किसमें? आ गया किलोवाट आवर में आ गया। ठीक है। अब सब मैंने आपसे पिछले एपिसोड में कहा था कि जो खंबे पर लाइनें चलती हैं ये बिजली खाती हैं, है ना। तो एक कैलकुलेशन से मैं आपको समझा देता हूं कि वास्तव में जो खंभों पर ये तार चलते हैं, तो आप शायद ये नहीं जानते होंगे कि ये बिजली खाते हैं या नहीं खाते हैं। दूसरी बात, ये जो आपने देखा होगा शहर के बाहर की तरफ हाई वोल्टेज पर, जैसे हाई वोल्टेज में आपने देखा 33 kV, 33 kV का मतलब, K का मतलब किलो, किलो का मतलब 10 की पावर 3, तो 33 kV का मतलब कितना हो गया? 33,000 वोल्ट। 11 kV, 11 kV का मतलब क्या हुआ? 11,000 वोल्ट। 22 kV मतलब 22,000 वोल्ट। तो आपने देखा होगा कि शहर के बाहर की तरफ जो इलेक्ट्रिक लाइन चलती हैं, या आप कभी जैसे शहर के बाहर जाते हैं तो जो देखते हैं रास्ते में, तो तारों की लाइनें बिछी रहती हैं, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे खंभों पर हाई वोल्टेज पर सप्लाई होती है। तो सब ये सप्लाई में वोल्टेज हाई क्यों रखते हैं? करंट तो कम रखते हैं और वोल्टेज का मान हाई रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? एक न्यूमेरिकल के जरिए मैं आपको समझाता हूं, है ना, ध्यान से समझिएगा आप, है ना। P रिक्वायर, किसी को शक्ति की आवश्यकता है 4400 वाट। मान लीजिए मैं हूं, मैंने चक्की लगा रखी है सपोज। अब चक्की लगा रखी है तो मेरा एक कैलकुलेशन है, मैंने कैलकुलेशन करके साहब डिमांड की कि मुझे चक्की चलाने के लिए 4400 वाट बिजली दो, ये मेरी आवश्यकता है। गवर्नमेंट इससे तार द्वारा भेजेगी,
मान लीजिए जिस तार के द्वारा ये बिजली भेजी जा रही है उस तार का रेजिस्टेंस अपन ने मान ले 10 ओम। अब गवर्नमेंट ये शक्ति हमारे घर में करंट के थ्रू भेजती है, क्लियर? तो पहले सवाल को इससे समझा जाए कि 4400 वाट शक्ति के संचरण के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सप्लाई लाइन की का प्रतिरोध है 10 ओम, क्लियर? ये शक्ति यदि नंबर 1 44,000 वोल्ट पर भेजें, नंबर 2 220 वोल्ट पर भेजें। दो ऑप्शन है अपने पास गवर्नमेंट के पास। मान लीजिए कि साहब यही पावर 44,000 वोल्ट पे भेजें और यही पावर मान लीजिए 220 वोल्ट पर भेजें, तो आप दोनों में लॉस ऑफ पावर बताओ, शक्ति का क्षय बताओ और ड्रॉप आउट वोल्टेज बताओ। ड्रॉप आउट वोल्टेज मतलब तार में कितना विभव बेकार चला जाएगा, विभव पतन बता दो, कितना वोल्टेज लॉस में गया वो दोनों। ठीक है सर? अब पहला क्लियर? अब ये ध्यान रखें, आपके घर में जो भी पावर भेजी जा रही है, ऐसे समझ ले बिल्कुल प्रेम से, जैसे ये हॉल है, इसमें 25 पंखे लग रहे हैं, क्लियर? अब प्रत्येक पंखा 100 वाट का है, क्लियर? तो 25 पंखे अगर चलेंगे तो 25 इंटू 100, तो 2500 वाट 1 घंटे के लिए चाहिए अगर इन पंखों को 1 घंटा चलाना है। ये तो किसका खर्च हो गया? पंखे। अब इसी कमरे में 10 ट्यूबलाइट भी है, ठीक? 40 वाट की ट्यूबलाइट है, 10 इंटू 40 400, तो 2500 वाट तो मुझे चाहिए पंखों के लिए, 400 वाट चाहिए मुझे ट्यूबलाइट के लिए। कितना हो गया? 2900 वाट हो गया, क्लियर? मान लीजिए 4 एग्जॉस्ट लग रहे हैं, सब 100 वाट के, तो 4 एग्जॉस्ट कितने वाट में हुए? 400 वाट। तो 2900 और 400 3300 वाट। ये सब चीजें मुझे एट ए टाइम चलानी है, तो 1 घंटे में मुझे कितनी वाट शक्ति चाहिए, पावर चाहिए? 3300 वाट चाहिए। अब गवर्नमेंट ये मेरे यहां किसके थ्रू भेजेगी? करंट के थ्रू भेजेगी। अब मैं आपको बस वहीं से कहानी समझा रहा हूं कि देखो करंट ज्यादा भेजेगी या कम भेजेगी, देख, है ना? तो सब 4400 वाट को कितने वोल्ट पर? 44,000 वोल्ट पर भेजने के लिए आवश्यक करंट है ना, ये सब करंट से आएगा, जो भी अपने यहाँ घर पे आएगा। फॉर्मूला इसी T बराबर V इंटू आई, तो I बराबर P अपॉन V। कितनी पावर चाहिए आपको? कितने वाट पर भेजी जाएगी? कितनी करंट चाहिए? 0.1 एम्पियर करंट चाहिए आपको। अब लॉस ऑफ पावर का लॉस I स्क्वायर 0.1 इंटू 0.1
इंटू आर यानी 10 ओम। तो कितना पावर का लॉस हुआ? 0.1 वाट का। विभव का पतन, वोल्टेज या ड्रॉप आउट वोल्टेज, लाइन पे कितना वोल्ट गिरा? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई आर, आई इंटू आर 1 वोल्ट। तो सब हाई वोल्टेज पर ये पावर सप्लाई की तो वोल्टेज का लॉस कितना हुआ? 0.1 वाट। 0.1 वाट को कोई मतलब ही नहीं, लॉस ही नहीं मानते उसको। कितना लाइन पर ड्रॉप हो गया वोल्टेज? 1 वोल्ट। 44,000 वोल्ट में से 1 वोल्ट ड्रॉप हो गया तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे 1-2 वोल्ट तो ऐसे ही, 1-2 छोड़ो, 5-10 वोल्ट तो ऐसे ही वेरी चलता रहता है, उससे कुछ फर्क। तो ये प्रॉफिट वाली बात है। क्यों प्रॉफिट वाली बात है? क्योंकि हाई वोल्टेज पर थी। अब दूसरा सीन देखो, दूसरे सीन में देखें आप, पावर तो वही 4400 वाट को 220 वोल्ट पर सप्लाई के लिए रिक्वायर करंट है ना, आवश्यक धारा, आवश्यक धारा आई बराबर वो P अपॉन V, है ना। कितनी पावर चाहिए? 4400। कितने वोल्ट पर? 220 वोल्ट। अब सब आप कैलकुलेट करें तो करंट होगी 20 एम्पियर, बस। बहुत ज्यादा करंट होगी। इतनी करंट तो आप सोच सकते हैं दिक्कत दे देगी। देखो आप कैसे दिक्कत देगी। पावर लॉस देखें, I²R, तो 20 इंटू 20 इंटू 10, आर का मान 10, ये हो गया सर 4000 वाट। कितना भेजना है? 4400 वाट। किस पे भेजिया? 220 वोल्ट पर। 220 वोल्ट इसके कंपेरिजन में लो वोल्टेज है। अब लो वोल्टेज है तो पावर लॉस कितने होगी? 4400 वाट में से 4000 वाट का लॉस हो गया। तो भेजने वाले को कितनी पावर भेजनी पड़ेगी? 44 और 4, 8400 वाट भेजना पड़ेगा। क्योंकि 4000 वाट तो कौन खा जाएगा? तार ही खा जाएगा, सप्लाई खा जाएगी। तो सब भेजने वाला जो RSCB हमें भेजती है, उस भाई अपना इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट RSCB है, राजस्थान के है, तो 44 तो मेरे को चाहिए, 4000 का लॉस हो गया, तो गवर्नमेंट की सप्लाई कितनी आएगी? वहां से चलेगी 8400, जिसमें 4000 तो लाइन पर ड्रॉप हो गया। 4000 लाइन पर ड्रॉप हो गया तो मेरे यहाँ कितना पूछेगा? 54। अब आप सोचो कितना गजब का लॉस गवर्नमेंट को होता है। तो सब इसने कई बार ऐसे अनजाने में, नादानी में हम कहते हैं ना, बिजलियां नहीं पहुंची, छोटे छोटे गांव में नहीं। भैया कितना लॉस है, पूछा ना। किसी गांव में 5-10 परिवार रहते हों, वहां पर अगर अलग से बिजली भेजनी पड़े तो कितनी महंगी पड़ जाएगी। वो लोग जितना बिल देंगे नहीं, उससे ज्यादा खर्चा तो लाइट भेजने का हो जाएगा। तो इसलिए कई बार हम अनजाने में बिना कैलकुलेशन के कहते हैं कि बिजली की सप्लाई नहीं है, देश इतना हो गया। अरे बिजली की सप्लाई के लिए पैसा चाहिए ना भैया, लॉस कितना हो रहा है ना। तो सब इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हाँ, अगर उधर आसपास से अगर तार गुजर रहे हैं, खंबे गुजर रहे, तो उस गांव को लाइट दी जा सकती है। लेकिन स्पेशली उस गांव तक को लाइट देने के लिए खंबे बिछाए जाएं तो बिछा देंगे। इतना खर्चा वो गांव वाले दे देंगे क्या? गवर्नमेंट का तो भयंकर लॉस होगा। ठीक है। ड्रॉप आउट वोल्टेज, विभव का पतन कितना होगा? लाइन पर वोल्टेज कितना गिर जाएगा? I इंटू आर। 200 वोल्ट 220 वोल्ट पे तो भेजे नहीं, और 200 वोल्ट
लाइन खा जाएगी, तो घर पे कितना वोल्ट पहुंचेगा 20, तो बीच में बार बार ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा। ट्रांसफार्मर बिना ये सप्लाई हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये सप्लाई तो इतना खुद ही खा रही है। तो 200 वोल्ट अगर ड्रॉप हो जाएंगे तो 200 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा, तो बीच बीच में क्या लगा, वोल्टेज को उठाने के लिए ट्रांसफार्मर लगा। तो सब इसलिए जो दूर दराज में हम बिजली भेजते हैं वो हाई वोल्टेज पर भेजते हैं। वो मैंने आपको बताया। एक छोटा सा न्यूमेरिकल और फिर वापस रेजिस्टेंस की गली पकड़ लेंगे अपन, फिर वही रेजिस्टेंस का फेज पकड़ लेंगे। बीच में 2 एपिसोड आपके थोड़ा सा ये जनरल नॉलेज के बन गए, है ना। अब सब 2 बल्ब हैं, एक 40 वाट का, एक 100 वाट का है, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना, B1 और B2 2 बल्ब, एक तो 40 वाट का है और एक 100 वाट का है, क्लियर। दोनों 220 वोल्ट पर ही चलते हैं, दोनों को सप्लाई 220 वोल्ट ही चाहिए, है ना। ये 200 कर दें ताकि कैलकुलेशन क्या कंफर्ट हो जाएगी। दोनों 200 वोल्ट पर ही चलते हैं। जो सप्लाई दी, सप्लाई का वोल्टेज 200 ही रखा। देखो साहब, सवाल उलझाया जा सकता था। मैं 220 लिख देता यहाँ पे और सप्लाई कितने की भेज देता, 200 की, तो बहुत चक्कर पड़ जाएगा। क्योंकि 220 वोल्ट पर 1 घंटे में इसका खर्चा 40 वाट है, और 220 वोल्ट पर, और मैंने 220 की जगह डायरेक्ट ले दिए 200, तो 200 वोल्ट ही उनकी रिक्वायरमेंट है, और हमने सप्लाई भी कितने वोल्ट की दी, 200। तो यहाँ मैंने सवाल को उलझाना नहीं चाहा, सीधे सीधे हो जाए इसलिए ना। अब सब इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। सवाल यहां से टर्न ले जाता है, समांतर क्रम में नहीं जोड़ा, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। तो प्रति सेकंड ऊष्मीय ऊर्जा क्षय की दर बताओ। प्रति सेकंड ऊष्मीय ऊर्जा क्षय की दर। अब देखो सब, तो V तो दोनों के लिए कॉमन है, इससे पावर है ना, पावर अलग अलग है। अब मैंने आपको क्या कहा था, B और P अपने पास है ना, तो सब निकाल सकते हैं अपन, सब जो भी आप चाहोगे सब निकल जाएगा। बस आप पर 2 चीजें होनी चाहिए। तो पहले तो मैं रेजिस्टेंस निकाल दूं, R बराबर V²/P। मैंने आपको कहा था बस 2 चीजें होनी चाहिए, सब निकल जाएगा। रेजिस्टेंस निकालो बल्ब 1 का, V² कितना, वो 200 इंटू 200, और पावर कितनी 40, तो ये 5, तो ये हो गया 1000 ओम। इस बल्ब का प्रतिरोध पता पड़ गया 1000 ओम। उधर आओ, इस बल्ब का रेजिस्टेंस वो V²/P। बस मैं केवल इस सवाल के जरिए एक तो श्रेणी क्रम का बात समझाना चाह रहा हूँ, एक आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि कैलकुलेशन सबकी होती है साहब, अपॉन 100, ये सब 2 बार कितना हुआ 400, उसका प्रतिरोध 400 है। अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना, उच्च शक्ति क्षय के लिए प्रतिरोध का मान कम होना चाहिए, दिख गया आपको। उच्च शक्ति क्षय के लिए प्रतिरोध का मान का हर चीज प्रूव है। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ सीरीज में, यहां पे ध्यान रखना, सीरीज में जोड़ रहे हैं तो टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में कितना हुआ, R1 + R2 1000 + 400, तो कितना हो गया 49, ठीक है। इतना टोटल रेजिस्टेंस हो गया। इसलिए करंट I = V/टोटल रेजिस्टेंस। V का मान तो हमें पता है इसी 200, और R हमें टोटल कितना, तो ये 1/7 एम्पियर, इतनी करंट चाहिए, ठीक है। अब श्रेणी क्रम में करंट समान होती है,
समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है, सीरीज में करंट सेम होती है, समान। अब सब बल्ब B1 द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊष्मीय ऊर्जा है ना, बल्ब B1 द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊष्मीय ऊर्जा, H1 लिख देता हूं, I²R1 बल्ब B1 है ना, अपॉन J, मैंने ऊष्मीय पूछा ना, तो I²R है ना, प्रति सेकंड, तो T तो साइलेंट हो ही गया भाई। अगर आप ऊर्जा कहते तो मैं I²RT निकालता। अब T तो वैसे भी साइलेंट ही रहता क्योंकि आप प्रति सेकंड पूछ रहे थे। देखा जाए तो आप सीधा सीधा शक्ति पूछ रहे थे, क्योंकि आपका सवाल था कि प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊष्मीय ऊर्जा क्षय की दर बताओ, तो सब प्रति सेकंड में T साइलेंट हो गया, तो ये है तो I²RT। और आपने पूछा ऊष्मीय ऊर्जा की दर, तो मेरे को J का भाग देना पड़ा। I कितना, 1/7 का वर्ग कर दो, 1/7 का वर्ग 49। R1 कितना, 1000, और ये 4.2 इतना कैलोरी, ठीक है, कैलोरी में। इसी प्रकार बल्ब B2 के लिए, अब यही बात बल्ब B2 के लिए तो श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है, I²R2 अपॉन J। I तो वही है 1/7 का स्क्वायर, J भी वही है 4.2, R2 कितना, 400। अब सब खटाखट मुझे बताओ, कौन प्रति सेकंड अधिक ऊष्मीय ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है? बल्ब B1 कर रहा है या B2 कर रहा है? B1 कर रहा है। B1 का प्रकाश ज्यादा है। B1 कितने वाट का है? 40 वाट का। और B2 का प्रकाश कम है, देख लो, जबकि कितने वाट का? 100 वाट का। तो श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में तो 100 वाट का प्रकाश ज्यादा होता, समांतर क्रम में 100 वाट ज्यादा प्रकाश देता और 40 वाट कम प्रकाश देता। लेकिन श्रेणी क्रम में देखें तो 40 वाट का प्रकाश ज्यादा है और 100 वाट का प्रकाश कम है ना। तो श्रेणी क्रम में जोड़ना, समांतर क्रम में जोड़ना, ये निर्णय आप ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।